मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के मामलों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि अगर पति के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष इंटरम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के सुनवाई के समय ही यानी शुरुआती दौर में ही यह प्रश्न उठाया जाता है कि उसकी पत्नी एडल्टरी यानी जार कर्म में किसी दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंधों में रह रही है, तो अक्सर फैमिली कोर्ट्स ये कह करके इस मामले को नजरअंदाज कर देती हैं कि आप एविडेंस के स्टेज पे इस बात को साबित करें और फाइनल जजमेंट के समय आपकी इस बात को कंसीडर कर दिया जाएगा। साथियों, इसी से संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में यही प्रश्न उठाया गया। यही प्रश्न था कि अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है तो क्या शुरुआत में ही उसको मेंटेनेंस देने से मना किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इसी से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी और सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले की जानकारी को लेकर के। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इस संबंध में कानून क्या कहता है, मेंटेनेंस का जो लॉ है वो इस प्रश्न पर क्या कहता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजर डालेंगे, केस के फैक्ट्स को देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन पे बातचीत करेंगे। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। सबसे पहले जो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस केस के फैक्ट बहुत ही ब्रीफ में देख लेते हैं, इसके बाद कानून की बात करेंगे। ये जो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस केस के फैक्ट ये थे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद पत्नी के द्वारा 125 यानी मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल किया जाता है। 125 सीआरपीसी के तहत दाखिल किया जाता था। जब सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस आ गया तो बीएनएसएस की धारा है 144। जैसे ही केस में हस्बैंड हाजिर होता है तो सबसे पहला सवाल हस्बैंड के द्वारा यही उठाया जाता है कि उसकी पत्नी एडल्ट्री यानी किसी दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंधों में रह रही है। ऐसी स्थिति में वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। और 125(4) सीआरपीसी जो अब 144(4) हो गई है, उसके तहत ये कहा जाता है कि पत्नी मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। अब दोस्तों, फैमिली कोर्ट के द्वारा पति की बात को यही कहते हुए खारिज कर दिया जाता है कि यह बात हम फाइनल जजमेंट के समय देखेंगे। एविडेंस के स्टेज पे इन सारी बातों को आप एविडेंस में लाइए, प्रूव करिए और फाइनल जजमेंट में हम इस बात को कंसीडर करेंगे। फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में क्रिमिनल डिवीजन होता है और हाई कोर्ट के द्वारा भी ट्रायल कोर्ट की बातों को डिटो यानी कंफर्म कर दिया जाता है। उसके खिलाफ फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है अपील के रूप में। तो यह तो थे दोस्तों इस मामले के फैक्ट। अब देख लेते हैं कि इस संबंध में जो धारा है 125 सीआरपीसी 144 बीएनएसएस, उसमें किस तरीके का प्रावधान दिया गया है। साथियों, चाहे सीआरपीसी की धारा 125(4) हो और चाहे बीएनएसएस की धारा 144(4), दोनों में कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जिन कंडीशंस के बेसिस पर पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती। पहली बात कि पत्नी एडल्ट्री में रह रही हो। दूसरी बात, बिना किसी उचित कारण के पति का परित्याग कर दिया हो, उसके साथ रहने से मना कर दिया हो। और तीसरी बात, म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत दोनों सेपरेट रह रहे हो, आपसी सहमति से दोनों अलग अलग रह रहे हो। इन तीन कंडीशंस में मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। धारा में कहा गया है कि मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस, तीनों ही कंडीशन में ना तो इंटरिम मेंटेनेंस ना फाइनल मेंटेनेंस, किसी तरीके का मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। यह तो है प्रोविजन जो कि कहता है। अब मामला देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की बात कही जाती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली क्या जजमेंट दिया जाता है। यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हिमांशु चौरडिया वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। दोनों न्यायमूर्तियों ने बहुत गंभीरता से पूरे मामले को देखा और गंभीरता से देखने के बाद दोनों न्यायमूर्तियों ने कहा कि हमारा मानना है कि अगर पति 125(4) सीआरपीसी के तहत अर्जी दाखिल करता है और पहली ही बार में सबूतों के जरिए साबित कर देता है क्या कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, तभी अंतरिम गुजारा भत्ता देने पर भी रोक लगाई जा सकती है। हाँ दोस्तों, जैसा कि कानून कह रहा था, चाहे मेंटेनेंस हो चाहे इंटरिम मेंटेनेंस, तो अगर शुरुआत में ही पति ये साबित कर देता है कि वाइफ इज लिविंग एडल्ट्री में रह रही है, तो इंटरिम मेंटेनेंस भी
नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने यानी ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने यह मानकर कानूनी गलती की कि ऐसे सवाल पर सिर्फ अंतिम फैसले के चरण में ही विचार किया जा सकता है। इस नजरिए से तो कानून की व्यवस्था ही बदल जाएगी। आगे कहा कि हम इस मामले को गुणदोष के आधार पर निस्तारण करने के लिए ट्रायल कोर्ट भेजते हैं, यानी वापस फैमिली कोर्ट भेज दिया, अपील स्वीकार कर ली, दोनों कोर्टों के ऑर्डर को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि गुजार भत्ता देने से यानी अंतरिम गुजार भत्ता देने से भी शुरुआत में ही इनकार किया जा सकता है अगर व्यभिचार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स साबित हो जाते हैं, तो शुरुआत में ही मेंटेनेंस देने से मना किया जा सकता है। निचली अदालतों ने अपीलकर्ता की सीआरपीसी धारा 125(4) के तहत अर्जी को शुरुआती चरण में ही खारिज करके गलती की थी, यह बात भी कही गई। जबकि पति के द्वारा पेश किए गए सबूतों से पत्नी के व्यभिचारी संबंधों की बात साफ तौर पर साबित हो गई कि निचली अदालतों के लिए उसकी अर्जी को शुरुआती चरण में ही खारिज कर देना गलत था, बजाय इसके कि वह अंतरिम चरण में उस पर कोई फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में आपने खारिज कर दिया, गलत किया। अगर शुरुआत में किसी भी एविडेंस से प्रूव हो जाता है तो इंटरिम मेंटेनेंस भी लेने की हकदार नहीं होगी। साथियों, जो मैंने आपको जानकारी दी और जो मैं कानून की जानकारी आपको देता हूं, ये कानूनी जागरूकता के लिए देता हूं, जिससे कि आपको कानून की जानकारियां हो और आप एम्पावर हों। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो आप उस पे इस राय को अमल मत करें। आप अपने नजदीकी जो भी आपका एडवोकेट हो, आप अपने एडवोकेट के जाएं, अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार प्रॉपर सलाह लें, इसके बाद उसमें अमल करें। यह सिर्फ एक कानूनी जानकारी और कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से मैं जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारी के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेयरनेस।